अभी तक तंत्र को हमने उसी पर्सपेक्टिव से देखा है जो हमें फिल्मों में दिखा दिया ना। तंत्र को समाज में गलत तरीके से तो फैलाया गया है, गलत तरीके से उसका प्रचार प्रसार किया गया है, जिससे एक आम आदमी ना उससे दूर हो गया, या ऐसा कह सकते हैं कि आम आदमी को दूर करने के लिए ये सब किया गया। ये सच्चाई है कि आत्माओं को कंट्रोल किया जाता है तंत्र में। हाँ, कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो भूत या प्रेत होते हैं ये किसी दूसरी दुनिया के नहीं होते। हम ही आप ही लोग मरने के बाद भूत या प्रेत बनते हैं। पितृपक्ष जो हमारे होते हैं, हम 15-16 दिन पितरों की पूजा देते हैं, वो असल में हम अनजाने में ही प्रेत पूजाएं कर रहे हैं। मुंजा सबसे बेहतर आपके लिए नोट बरसा के दे सकता है। उसको कैसे कंट्रोल करना पड़ता है? कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छा, वहाँ पे शक्ति थोड़ी फील भी हो रही थी, जो फील मुझे आ रही थी शक्ति की, पर पहला था तो मुझे नहीं पता है कि ऐसा हो रहा है। एक्चुअली जिन्होंने मुझे ये साधना दी उसने मुझसे ये कहा, इस क्रिया में जो भी पूजा का सामान है सब एक ही बार लेके बैठना है, दोबारा नहीं उठना है वहाँ से। शक्ति तुझे गुस्सा हो गई ना तो वो तुझे मार के वहीं जमीन में ही गाड़ देगी। देहाती भाषा में उन्होंने मुझे सीधा हिंदी में बोला। दिमाग में एक कोने में ये भी लगा हुआ था कि कहीं साला अब आएगा, अब ये अभी जिंदा मुझे गाड़ देगा। तो मैं बैठा रहा वहाँ पे थोड़ी देर, सोचता रहा। मैंने कहा कटोरी में से बूंदियाँ गई कहाँ। अप्सराओं को लेकर के आज यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा मिथक, बहुत ज़्यादा गलत धारणाएं, गलत चीज़ें लोगों ने फैला रखी हैं। वो फील कराएगी आपको कि वो आपसे मोहब्बत करती है, लेकिन जब कोई अप्सरा किसी साधक के पास आती है तो पहले तो वो बेचारी अपना स्वर्ग छोड़ देती है। एक नाम और सुना है इंटरनेट पे बार बार, कर्ण पिशाचनी का। तो पिशाचनी जो है केवल और सिर्फ केवल एक ही रूप लेती है, पत्नी का। अब पिशाचनी करने के बाद शक्ति क्या है, सिद्ध हो जाती है। लोगों का नाम चलना शुरू हो जाता है, मान सम्मान आने लगता है, धन दौलत आने लगती है। पिशाचनी को जाना जाता है विचार पढ़ने के लिए, वो मन की बात जानती है। अब जैसे ही तुम्हारे मन में आया हरीश जी, वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। कैसे हैं सर आप? बस एकदम बढ़िया। अभी तक हम जो ऑफ कैमरा बातें कर रहे थे सर, बड़ा मज़ा आ रहा था आपसे बात करने में, और अभी मुझे ऐसा लगता है ऑन कैमरा भी जो ऑडियंस है उनको भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। बहुत बढ़िया। क्योंकि जो आज का टॉपिक है वो आज तक हमने कभी उस टॉपिक के ऊपर बात ही नहीं की है, और मैं तो ये लगा लूँ कि उस टॉपिक के ऊपर बिल्कुल जीरो। क्यों? हमने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर पॉडकास्ट बनाए हैं, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ऑलमोस्ट हर चीज़ हमने कवर कर ली। पर आज का जो हमारा सब्जेक्ट है तंत्र का, हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए भी शायद वो बहुत नया है, क्योंकि अभी तक तंत्र को हमने उसी पर्सपेक्टिव से देखा है जो हमें फिल्मों में दिखा दिया ना, कि तांत्रिक का एक ऐसा रूप है, तांत्रिक ऐसा है। आज हम यही सब कुछ जानना चाहेंगे सर, कि असल में तंत्र क्या है, कैसे होता है और कैसे कैसे लोगों की लाइफ में यूज़ होता है। और बहुत जनरल क्वेश्चंस भी हैं, क्योंकि एक्चुअली हम खुद बिल्कुल जीरो हैं इसमें, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे क्वेश्चंस भी ऐसे आएंगे ऊट पटांग से, क्योंकि आप रेडी थोड़ा सा तंत्र को जितना हम लोग बता पाएं आप लोगों को उतना अच्छा है। तंत्र एक अलग से ऐसे रेयर केस है, जैसे अभी आपने कहा कि वास्तु वाले या ज्योतिष वाले आपको बहुत से लोग हैं जो बैठे हुए हैं। असल में मैं पूरा एक शुद्ध रूप से एक तांत्रिक हूँ, ठीक है ना। मुझे वास्तु के बारे में या ज्योतिष के बारे में नहीं नॉलेज है। आपको ऐसा व्यक्ति भी आजकल जो तांत्रिक बने हुए घूम रहे हैं वो केवल वास्तु के हैं या उनको ज्योतिष आता है। एक्चुअली में तंत्र उनको भी नहीं आता। पर छोटा मोटा उन्होंने पूजाएं सीखी हुई हैं, क्रियाएं सीखी हुई हैं या पढ़ी हुई हैं किताबों से, वो नहीं बता देते हैं। मेरा जो जीवन है वो बचपन से तंत्र में ही गया पूरा। तो तंत्र एक मूल वृक्ष की शाखा, मूल जो पूरा वृक्ष है, उस वृक्ष की एक शाखाएं होती हैं कि आप ज्योतिष सीख लो। इसे मैं अपने तरीके से इस तरह से समझाता हूँ कि तंत्र जो मूल है उसमें मेन काम होता है शक्ति का प्रत्यक्षीकरण। शक्ति आपसे, जैसे आप मुझे देख रहे हो वैसे ही मैं शक्ति को देखूं, शक्ति मेरे से वार्तालाप करे। एक उसकी बॉडी आती है, फिजिकल बॉडी जिसे बोला जाता है, तो उसमें बॉडी को हम टच कर सकते हैं, उसे छू सकते हैं और उसके साथ वार्तालाप कर सकते हैं। उसके गले में हम मालाएं पहना सकते हैं। इस तरह की जो क्रियाएं हैं वो जो आती हैं तंत्र में, ओरिजिनल एक असली जो तंत्र है पूरा, उसे बोला जाता है शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण। दूसरे नंबर पे अगर किसी पे मान लो शक्तिपूर्ण प्रत्यक्ष नहीं हो रही, तब उसके लिए विधान बनाया है कि आप मंत्रों को सिद्ध करो, ठीक। तो उसके लिए मंत्र सिद्ध किए जाते हैं। अब मान लीजिए किसी पे मंत्र भी सिद्ध नहीं हो रहे, उसके मंत्र भी नहीं काम कर रहे, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करवाना है, उसके लिए हमने तरीका बनाया हुआ है कि आप यंत्र बना लीजिए। आपने पहले तंत्र किया, प्रत्यक्षीकरण की कोशिश की, आपको नहीं हुई तो आप मंत्र चलाइए। मंत्र नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, आप तंत्र चलाइए, यानी कि आप टोटके टाइप से कीजिए या आप यंत्र बना के सिद्धियां प्राप्त कीजिए।
इतना सब होने के बाद भी अगर आपको नहीं कुछ प्राप्त हो रहा है तो फिर आप ज्योतिष सीखिए, क्योंकि ज्योतिष में सब कुछ किताबों में उसके में लिखा हुआ है कि यह ग्रह इस ग्रह में इस जगह पे बैठा हुआ है, तो ये किस ग्रह को देख रहा है, उसका क्या परिणाम हमको प्राप्त होगा। बिल्कुल ठीक है, तो ज्योतिष है, वास्तु है, इन सब की बुक्स आपके पास उपलब्ध होंगी और ये फिक्स रहता है। लेकिन तंत्र जो है वो कहीं फिक्स नहीं है। अच्छा। तंत्र में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तंत्र में जिस प्रेत को मैंने देखा है वो प्रेत आपको नहीं आएगा। प्रेत में जो सिद्ध प्रेत होता है, मैंने मान लीजिए किसी प्रेत की साधना के लिए मैं बैठा और आप बैठे, तो मेरे पास जो प्रेत आएगा वो पहली बार मेरे पास आ रहा है, यानी कि वो भी पहली बार किसी को सिद्धि प्राप्त हो रही है, वो भी किसी को पहली बार सिद्ध हो रहा है। और आपके पास जो प्रेत आएगा वो भी किसी को पहली बार सिद्ध हो रहा है, और वो भी अलग ढंग से काम करेगा, अलग उसका खान पीन होगा, अलग उसका भोग होगा। ओके, तो सर तंत्र की इतनी गहराइयों में जाएं उससे पहले हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपका बैकग्राउंड, कैसे आप तंत्र में आए, कैसे आपकी स्टार्टिंग हुई और क्या 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 आपने सीखा है इसमें? मैं लगभग बचपन से, जब से मैंने होश संभाला है तब से ही मैं अपने तंत्र के प्रति मैं बहुत ज़्यादा वो रहा हूँ। तंत्र मैंने बचपन से ही साधनाएं की हैं, जब से मैंने होश संभाला है तब से। लगभग जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था तब मैंने कई जिन्नों की साधनाएं करने की कोशिशें की, सफल नहीं हुई। अच्छा। लेकिन मैंने कोशिशें की। और जब मैं 7वीं क्लास में था उस समय मैं भगवान शिव का पूजन करता था। तो मैं शमशान जाता, शमशान जाने के बाद वहाँ से मुर्दे की चिता की जो भस्म है उसको भस्म को लेके आता, अकेला जाता, कोई नहीं था। 7वीं क्लास में? हाँ, 7वीं क्लास से। इतने छोटे? हाँ, तो उस समय मैं भस्म लेके आता, उसको छानता, उसकी हड्डी फड्डी सब बाहर फेंक देता। बाहर फेंकने के बाद उस भस्म को लेके मैं भगवान शिव का अपना अभिषेक करता। अच्छा। तो बहुत छोटी उम्र से ही मेरा शमशान से संबंध रहा। मैंने बहुत सी साधनाएं, क्रियाएं धीरे धीरे करके सीखी। तो पता कैसे लगा आपको तंत्र के बारे में? नहीं, तंत्र तो मेरा अंदरूनी इच्छा है। अच्छा पूरा मैंने बचपन से इसी में ही काम किया है। मुझे इसके अलावा दूसरा कुछ और आता नहीं है। मुझे दूसरे कभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। फिर बाद में काफ़ी मुझे गुरुओं के सानिध्य मिले। उन गुरुओं से फिर मुझे इन सिद्धियों को, क्रियाओं को जानने समझने का ज़्यादा अच्छा बेहतर मिला। मेरी लाइफ का सबसे प्लस पॉइंट जो है वो यही है कि मुझे अच्छे और एक बेहतर गुरु मिल सके, जिस गुरु के कारण मैं तंत्र में बहुत अच्छे से सीख पाया कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, कितना तंत्र में ये सिद्धि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये मेरे गुरुओं की मेहरबानी से हो पाया पूरा। तो मैंने लगभग हर तरह की साधनाएं अपने जीवन में संपन्न की। हिंदू साधनाएं की, मुस्लिम साधनाएं भी की, और भी मैंने कई तरह की क्रियाएं, साधनाएं की हैं। जो अलग अलग गुरु मेरे रहे, बहुत सारे गुरुओं को मुझे रहना पड़ा। काफ़ी गुरु मेरे रहे हैं, उन सब से मैंने सब कुछ, बहुत कुछ सीखा। अभी जो प्रेजेंट में हैं लगभग गुरु जो हमारे, और बाकी तो सारे गुरु जो हैं वो अपने मतलब शरीर उनके पूरे हो गए। लेकिन जो अभी प्रेजेंट में जो मेरे गुरु हैं, गिरीश गुरु जी महाराज, वही बस अभी मेरे मौजूद हैं। तो अभी हम उनके नाम से ही सारा कुछ हम अपना चलाते हैं। अपना गुरु के रूप से जो परिचय हम देते हैं, गिरीश गुरु जी का ही हम अपना परिचय देते हैं पूरा। ठीक है। तो सर देखिए, मज़ा तो बहुत आने वाला है, क्योंकि मेरे दिमाग पे ना अभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तंत्र को लेकर के। आप पूछिए। क्योंकि हमने ना मूवीज़ में देखा है सर कि एक तांत्रिक जी हैं, वो बैठे हुए हैं, सामने एक हड्डी, वो पूरी खोपड़ी रखी हुई है, उसमें वो पूजा पाठ कर रहे हैं। क्या इसी तरीके से होती है सर पूजा पाठ रियलिटी में? तंत्र में जो सिस्टम होता है वो अलग तरीके का होता है। तंत्र में आप शुद्ध सात्विक होकर के भी आप एक तांत्रिक बन सकते हैं। तंत्र को समाज में गलत तरीके से तो फैलाया गया है, गलत तरीके से उसका प्रचार प्रसार किया गया है, जिससे एक आम आदमी ना उससे दूर हो गया, या ऐसा कह सकते हैं कि आम आदमी को दूर करने के लिए ये सब किया गया। ये दोनों ही बातें हो सकती हैं। ठीक है ना, क्योंकि हर आदमी ही तांत्रिक बन जाएगा तो थोड़ी सी अलग रहती है वो। ठीक है, दोनों ही चीज़ें हैं। तो तंत्र में आप मान लीजिए आप लहसुन नहीं खाते, आप प्याज नहीं खाते, बिल्कुल शुद्ध सात्विक आदमी हैं, तो भी आप एक नंबर के शुद्ध तांत्रिक बन सकते हैं। मैं बना सकता हूँ आपको। नहीं वरना सर तांत्रिक को तो कहते हैं वो तो बलि चढ़ाते हैं। नहीं, तंत्र का काम बलि चढ़ाना नहीं होता है। हर क्रिया में बलि नहीं चढ़ाई जाती है। बलियों की जो क्रिया हैं वो अलग होती हैं। अच्छा। एक सात्विक क्रिया होती है, आप बिना शराब पिए, बिना मांस खाए तांत्रिक बन सकते हैं, और एक नंबर के, वो भी ये नहीं कि छोटे मोटे, एक नंबर के आप शुद्ध रूप से तांत्रिक बन सकते हैं। कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, किसी तरह की कोई चिंता तनाव नहीं आता है। कुछ साधनाएं ऐसी हैं जिसमें शक्तियों को मांस की बलि लगती है, या बकरे की बलि लगती है, या किसी भी चीज़ की बलि लग सकती है। इंसान को छोड़ करके या इन चीज़ों पे किसी भी जीव या जंतु की बलि लग जाती है तंत्र में, किसी भी चीज़ की। बहुत सी सात्विक चीज़ों की जो सात्विक तंत्र होते हैं उसमें अलग चीज़ रहती है। तामसिक जो रहता है उसका अलग चैप्टर रहता है। कैसे प्रोसेस होते हैं सर पूरा?
जो अगर सात्विक अगर साधनाएं कर रहा है कोई व्यक्ति, उसको खोपड़ी की कोई ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मल तांत्रिक को भी खोपड़ी की ज़रूरत नहीं होती। मैंने कभी कोई खोपड़ी पे नहीं काम किया सारा। ओके। खोपड़ियों पे काम नहीं किए जाते। इंसानी हड्डियों पे हम लोग काम नहीं करते। हम लोग इंसानी बॉडी पार्ट्स पे कोई काम नहीं करते। हमें केवल चिता की भस्म चाहिए होती है, जो लोगों के लिए वेस्टेज है। एक तरह से चिता की जो भस्म है वो किसी काम तो आती नहीं है, ना समाज के ना लोगों के। तो बस चिता की अगर भस्म हमें मिल जाती है तो भी हम उसी से प्रेत जगा लेते हैं, उसी से ही हम साधनाएं संपन्न करवा लेते हैं। ओके। अगर हमें कपाल की मान लीजिए साधना करनी है तो हम आटे का कपाल बना लेते हैं, ठीक है, हम उससे वो क्रिया कर देते हैं बजाय किसी की कपाल को या कंकाल को लेके आने की अपेक्षा। उसी से काम सात्विक रूप से सारे हो जाते हैं। ओके। अब कुछ शक्तियां हैं जैसे काली हो गई, भैरव हो गए, इनको शराब का भोग लगता है, इनको मांस का भोग रियल में ही लगता है। और वो लगता ही है, देवता खाते ही हैं। अच्छा। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो शक्तियां हैं ये खाती हैं तामसिक शक्ति के रूप से। काली को मैं अगर सात्विक पूजना चाहता हूँ तो पूज सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो शराब मांस नहीं लेगी। अच्छा, दूसरा क्या है कि अगर मान लीजिए मैं काली को तामसिक रूप से पूजा दे रहा हूँ, पूजा देने के बाद काली को मैंने शराब दे दिया, मांस दे दिया, तो उसको मैं भोग ग्रहण नहीं करता। तंत्र में ऐसा नहीं है कि आप शक्ति को भोग दे रहे हो तो वो आपको भी ग्रहण करना है, ऐसा तंत्र में नहीं होता। तंत्र में सिर्फ केवल आप देवता को भोग दे दीजिए। तामसिक शक्तियों की भी आप साधना मान लीजिए करना चाहते हैं और आप स्वयं ग्रहण नहीं करते हैं तो भी आप साधनाएं आसानी से कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा भी होता है कि सात्विक में और तामसिक में कुछ असर का भी फर्क की? नहीं, कोई भी असर का फर्क नहीं होता। तंत्र एक सोच है। तंत्र जो है वो सिर्फ एक धारणा, एक विचार है तंत्र का। तो आपका मनोबल जितना स्ट्रांग होगा आपकी शक्ति भी उतनी ही स्ट्रांग कहलाती है, उतनी ही स्ट्रांग आपकी शक्ति रहेगी। सर मैंने सुना है तंत्र पे, जैसा आपने बोला कि किसी की भस्म जो है वो आप लेकर के उसमें शक्तियाँ जो भी आप काम करते हैं वो करते हैं, तो क्या इसमें ये सच्चाई है कि आत्माओं को कंट्रोल किया जाता है तंत्र में? हाँ, आत्माओं का असल में क्या है कि हमारा जो शरीर है दो हिस्से में विभक्त होता है। एक हमारा स्थूल शरीर होता है जिसे हम देख पाते हैं। एक हमारा सूक्ष्म शरीर होता है जो हमें दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो जब व्यक्ति जीते जी रहता है तो स्थूल शरीर में दिखाई देता है। मरने के बाद उसका जो सूक्ष्म शरीर बच जाता है उसे ही हम लोग भूत या प्रेत इसका नाम दे देते हैं। उसे ही हम लोग समझाने के लिए आत्मा का नाम दे देते हैं। दो बॉडियां होती हैं, साइंस ने भी इसको दो बॉडियों में विभक्त किया है। तो ये जो एस्ट्रल बॉडी जो होती है, इस बॉडी से ही इसी को आप भूत प्रेत बांध सकते हैं या कह सकते हैं सूक्ष्म शरीर जिसे बोला जाता है। तो कंट्रोल किया जा सकता है मतलब? हाँ, कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो भूत या प्रेत होते हैं ये किसी दूसरी दुनिया के नहीं होते। हम ही आप ही लोग मरने के बाद भूत या प्रेत बनते हैं। आप ऐसा कह सकते हो कि हम लोग भविष्य के भूत प्रेत हैं। अच्छा। ओके। तो जो हम बात कर रहे हैं भूत प्रेत की, आत्मा की, तो क्या जितने नाम हैं भूत प्रेत पिशाच आत्मा सब एक ही होते हैं? नहीं, ये सभी अलग अलग होते हैं। जब इनका नाम बदल जाता है तो इनका काम भी बदल जाता है, इनकी क्षमताएं भी बदल जाती हैं। अच्छा। भूत अलग होते हैं, प्रेत अलग होते हैं। व्यक्ति मरने के तत्काल बाद भूत नहीं बनता है, प्रेत बनता है। ओके। प्रेत भी कई प्रकार के होते हैं। प्रेतों से ऊपर होता है एक प्रेतराज। अच्छा। और प्रेतराजों से ऊपर होती है प्रेतराज सरकार। प्रेतराज सरकार से जो ऊपर होती है शक्ति हनुमान जी, हनुमान जी के ऊपर राम जी। इस तरीके से एक इनका क्रम आता है। एक प्रेत होता है शमशान का, एक प्रेत होता है मरगट का। दोनों में डिफरेंस रहता है। क्या डिफरेंस है सर? शमशान गांव देहातों के अंदर या शहर के अंदर जो शमशान होते हैं उन्हें शमशान कहा जाता है नॉर्मली। लेकिन नदी किनारे के जो शमशान होते हैं उनको मरघट की संज्ञा दी जाती है। उन्हें बोला जाता है कि ये मरघट है। ओके। जैसे बनारस का मनकनका घाट जो है वो मरघट कहलाता है, शमशान नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ के प्रेत वहीं रहेंगे? वो वहाँ के प्रेत वहीं रहेंगे। मरघट के प्रेत मरघट राज का आदेश मानते हैं, शमशान के प्रेत शमशानेश्वर का आदेश मानते हैं। और इन दोनों का अलग अलग रहता है। तो कोई प्रेत ऐसे निकल के इधर उधर नहीं जाते? इधर उधर नहीं जाते, कहीं भी जा सकते हैं आप लोग। आदेश लो, कहीं भी घूमो। एक बता दूं जानकारी के लिए, जब व्यक्ति किसी मान लीजिए स्थान विशेष पे मरता है, यानी कि कहीं रोड एक्सीडेंट उसका हो जाता है, तो वो व्यक्ति शमशान में रह सकता है, जिस जगह उसकी मृत्यु हुई है वहाँ पर रह सकता है, या अपने घर पे भी रह सकता है। 3 स्थान उसके बन जाते हैं। वो 3 स्थानों पे आवागमन कर सकता है या तीनों स्थानों पे एक समय उपस्थित रह सकता है। घर पे भी रह सकता है? घर पे भी रह सकता है। भूत प्रेत जो हैं ज़्यादातर परिवार के लोग हैं वो घर पे ही रहते हैं। शास्त्रों में प्रेत के नाम से पूजा बताई जाती है जिसे हम पितर पूजा के नाम से जानते हैं। पितृपक्ष जो हमारे होते हैं, हम 15-16 दिन पितरों की पूजा देते हैं। वो असल में हम अनजाने में ही प्रेत पूजाएं कर रहे हैं। हम असल में हमारे लिए वो पितर कहलाते हैं, लेकिन एक्चुअली तो वो प्रेत ही हैं।
मेरा पिता अगर किसी दूसरे के सर पे आएगा या किसी दूसरे को परेशान करेगा तो वो उसे पितर नहीं बोलेगा, वो उसको प्रेत बोल करके संज्ञा देंगे। ऐसा होता है ना। तो इसी तरीके से अगर किसी की जो मतलब दूसरे की जो शक्ति है वो उसके लिए पितर होता है, लेकिन हमारे लिए तो प्रेत होता है। सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, देखिए आपने कहा कि जो प्रेत है वो हमारे घर पे ही रहते हैं। हाँ। और ऑब्वियसली वो हमारे पूर्वज या हमारे पूर्वज होते हैं, तो वो हमें क्यों परेशान करते हैं? नहीं, कई बार कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनके कारण पूर्वज हमारे नाराज होते हैं, जिसे हम लोग दोष बोलते हैं। तो इसमें मान लीजिए कि आप पितरों की पूजाएं नहीं कर रहे हैं, या आपने उनकी संपत्ति है कि पिता ने संपत्ति बनाई इतनी सारी, अब बेटा उसको नाम भी नहीं ले रहा है या बेटा उसकी पूजा नहीं कर रहा है, तो नाराजगी बनती है उन लोगों के। या कुछ ऐसी क्रियाएं कर देता है, या मान लीजिए माताजी जिंदा है तो माताजी की मान सम्मान नहीं कर रहा है, या पिताजी जिंदा है तो पिताजी का मान सम्मान नहीं कर रहा है, तो उसके जो दादाजी वगैरह हैं वो आपसे नाराज हो सकते हैं। तो क्या एक तांत्रिक उनको देख सकता है, उनसे बात कर सकता है? तांत्रिक का काम ही यही है कि किसी भी मृत व्यक्ति से संपर्क कर लेना ही तांत्रिक का पहला काम है। तांत्रिक बनता भी वही है जो किसी भी मृत व्यक्ति को, या जो भी आत्मा वहाँ पे मौजूद हो, या जो भी भूत प्रेत पिशाच चंडाल हो, उससे वार्तालाप कर लेना, उसको देख लेना, उससे कनेक्शन जोड़ लेने का नाम ही तांत्रिक है। अच्छा, तो आपको कोई क्रिया करनी पड़ती है इन सबको देखने के लिए, या चलते फिरते दिखते रहते हैं? क्या है, हमारा अभ्यास हुआ है, तो अभी तो बस हमें आंखें बंद करनी होती हैं और वहाँ की मौजूद किसी भी शक्ति से कनेक्शन जोड़ लेते हैं, और उससे जुड़ करके जो भी हमें पूछना जानना होता है वो हम पता कर लेते हैं। तो सर ऐसा भी होता है कि लेट्स सपोज कि कहीं भी कोई भी आत्मा होती है, या फिर उनकी कोई जगहें स्पेसिफिक कि भाई वो घर पे या कहीं? कुछ की जगहें भी हो सकती हैं, जैसे इमली का पेड़ हो गया, उस पर मुंजा बहुत अच्छे से रहता है। कौन रहता है मुंजा? ये कौन है? मुंजा एक शक्ति होती है जो महाराष्ट्र में पाई जाती है। अच्छा, मैंने मुंजा एक मूवी देखी है सर। मुंजे की एक मूवी भी अभी आई हुई है वो। तो मुंजा जो है वो इमली के पेड़ को ज़्यादा पसंद करता है। मुंजा हिंदू में मुस्लिम में दोनों शक्तियों में पाए जाते हैं। तो इसमें भी धर्मों का कुछ ना कुछ अलग धर्मों का पूरा रोल रहता है सभी में। जैसे जातिवाद यहाँ पर है, ऐसे ही मरने के बाद भी जातिवाद रहता है। हमने बहुत फेस किया है इसको। अच्छा, पर सर ये मुंजा आप बता रहे हैं, ये क्या है? मतलब ये भूत ये है, एक क्या तरह की है? बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है। अच्छा, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली शक्ति होती है, जो किसी भी तरह का काम आपका, जो बड़े से बड़े चमत्कार अगर आपको करने हैं तो आपको मुंजा चाहिए होगा। तो मुंजा आपको हर तरह का कार्य कर देगा। आजकल नोटों की बारिश का जो चला हुआ है, सबसे ज़्यादा उसमें फर्स्ट नंबर पे मुंजा आता है। अच्छा, मुंजा सबसे बेहतर आपके लिए नोट बरसा के दे सकता है। उसको कैसे कंट्रोल करना पड़ता है? कंट्रोल करना पड़ता है, वो आप करेंगे? तांत्रिक का काम होता है, जो भी होगा। तो सर जैसे अभी आपने बताया कि वो पेड़ पे रहते हैं या कुछ रहते हैं, अभी कई हम लोग जर्नली भी हम सुनते हैं घर पे या कहीं पे हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग रात में अगर सेंट लगा रहे होते हैं तो वो कहते हैं सेंट मत लगाओ वरना भूत चिपक जाएगा। तो क्या ये सच होता है? और दूसरा ये होता है कि खुले बाल नहीं रखने चाहिए रात में लड़कियों को वरना भूत चिपक जाएगा। देखो ऐसा है, शक्तियों का सिस्टम ऐसा रहता है कि कोई भी शक्ति अगर किसी भी चीज़ को पसंद करती है और आपने उस चीज़ को लगाया है या खाया है, कोई आपने मान लो लड्डू खा के आप आए हो या आप लड्डू लेके भी जा रहे हो साथ में, तो भी कई बार भूत या प्रेत आपके साथ में आ जाते हैं। अच्छा, कई बार इत्र आपने लगाया है। हमारे कई तरह के इस तरह के अनुभव हैं कि किसी बच्चे ने कोई चॉकलेट खाई या टॉफ़ी खाई, उसको वो खा के निकल के जा रहा है, तो ही उसको प्रेत या जो भी कोई बच्चे हैं भूत प्रेत जो छोटे वाले बच्चे होते हैं वो चिपक जाते हैं, उनको आ जाते हैं। अच्छा, तो सर ये क्या रात में ही ऐसे एक्टिव क्यों होते हैं? रात को वातावरण शांत रहता है और सूर्य की रोशनी नहीं रहती है। सूर्य की रोशनी में इनको काम करने में थोड़ी सी परेशानी रहती है। अच्छा, तीव्र रोशनी में भी इस तरह की जैसे अब लाइटिंग है, इस तीव्र रोशनी में भी वक्त शक्तियों को काम करने में थोड़ी परेशानियां रहती हैं। इसके लिए जब शक्ति आपकी पूरे तरीके से प्रत्यक्ष होकर सिद्ध हो जाती है, आपका वचनबद्ध हो जाता है, फिर आप उससे कभी भी दिन में काम लीजिए चाहे रात को काम लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हम काम लें? हाँ, मतलब जो भी सिद्धि करेगा तांत्रिक। अच्छा, तो सर मैंने ये कहानी भी सुनी है, ये मैंने सुना है, देखिए आप बताएंगे क्योंकि हमने तो सिर्फ सुना हुआ है। हाँ। कि इसमें कहा जाता है कि तांत्रिक क्या करते हैं, पूजा करते हैं और जो शक्तियाँ होती हैं मतलब जो आत्माएं होती हैं उनको पकड़ के अपने पास कैद कर लेते हैं। और उनसे फिर वो अगर उनके पास जाया जाता है और कहा जाता है कि भाई मेरे लिए ये आप कर दो, तो वो उन्हीं आत्माओं से वो काम करवाते हैं। क्या ये रियलिटी है? हाँ, ये रियलिटी है, लेकिन इसको अलग तरीके से पेश किया जाता है। एक्चुअली में क्या होता है, इसको ब्लैक मैजिक कहते हैं बेसिकली सर। कई लोग इसको ब्लैक मैजिक कहते हैं कि आत्माओं से ही वो काम करवाए जाते हैं। ब्लैक मैजिक अलग पार्ट्स होता है और आज हिंदुस्तान में लगभग ब्लैक मैजिक होना बंद हो चुका है। अच्छा, ब्लैक मैजिक शायद ही कोई किसी को जानता हो या मेरे जैसे कोई कहीं गुरु पढ़े होंगे, उनको ही बस ब्लैक मैजिक ओरिजिनल पता है, बाकी ब्लैक मैजिक किसी को नहीं आता। तो सर ये जो सोशल मीडिया में ब्लैक मैजिक मैजिक के बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं है। ये लोग क्या करते हैं कि जो
तंत्र की जो शमशानी शक्तियां हैं, जैसे आपने कहा शमशान से कोई भूत प्रेत को या किसी की आत्मा को बस में किया, ये उसी सब्जेक्ट को ही ब्लैक मैजिक मान करके या बता करके चल देते हैं, लेकिन ब्लैक मैजिक एक्चुअली में पार्ट अलग है पूरा। क्या होता है सर ब्लैक मैजिक में आप किसी को सिर्फ परेशान कर सकते हैं, मार सकते हैं, आंख से खून निकाल सकते हैं, कान से खून निकाल सकते हैं, उसे अंधा कर देना, किसी को बहरा कर देना, किसी को गूंगा कर देना, पैरालाइज कर देना, इस तरह की जितनी गंदी या गलत एक्टिविटीज़ हैं, जितने नेगेटिव काम है, वो सारे आप इससे कर सकते हैं ब्लैक मैजिक से। अच्छा, किसी को भी वश में कर लेना, उससे कुछ भी गलत मांग अपनी इच्छा पूरी करवा लेना, वो सारे ब्लैक मैजिक के पार्ट्स हैं। लेकिन तंत्र जो है वो अलग होता है, ब्लैक मैजिक अलग होता है। ब्लैक मैजिक में हमेशा बलि लगेगी ही, हर बार में हर काम के लिए आपको किसी मुर्गे की या बकरे की आपको बलि देनी पड़ेगी, अपना खून भी उसमें देना पड़ सकता है। इस तरीके के जो सौदे होते हैं ब्लैक मैजिक की काली शक्तियाँ होती हैं, ज़्यादातर शैतानों से वो काम कराए जाते हैं। ब्लैक मैजिक शब्द जो है वो अलग से आया है, काला जादू जो है वो अलग से किया जाता है, उसकी अलग से ही देवी देवता होते हैं, मतलब शैतान होते हैं, देवता नहीं होते। एक तरह के जो शैतान हैं वो उसमें वर्क करते हैं। अच्छा, तो सर देखिए अभी तो ये हमने जनरल पूछा, अब थोड़ा सा क्वेश्चंस वो पूछते हैं जो लोगों के लिए कहीं ना कहीं कारगर हो जाए। ठीक ठीक। अब पहला क्वेश्चन सर यही आता है कि कैसे पहचाने कि अभी मेरे पे भूत लग गया है या मुझे इस टाइप का कुछ हो गया है। जैसा आपने बोला कि कोई बच्चा चॉकलेट खा के ही जा रहा है और चॉकलेट खाते खाते उसको पता ही नहीं है कि उस पर भूत चिपट गया है अब आकर के, तो कैसे एक सिम्टम्स होते हैं सर कि कैसे पता चलता है? देखो सिम्टम तो सबके अलग अलग होते हैं। जैसा देखिए पहले मैं आपको बता दूं, भूत प्रेत एक्चुअली में हम ही लोग या ये जो मनुष्य है ये मरने के बाद ही भूत या प्रेत या आत्मा बनता है। ओके। तो अब जैसा उसका जीते जी का स्वभाव है, मान लीजिए कि वो मिठाई खाता है, मरने के बाद यदि वो किसी व्यक्ति को परेशान कर रहा है तब भी वो मिठाई मांगेगा। अच्छा। अगर वो व्यक्ति शराब पीता है तो मरने के बाद वो उससे शराब मांगेगा। तो इसी हिसाब से जितने प्रकार के लोग हैं उतने ही प्रकार की आत्माएं हो जाती, उतने ही प्रकार के उनके लक्षण हो जाते हैं। लेकिन नॉर्मली लक्षण क्या रहते हैं कि आदमी अपने होश में नहीं रहता है, कंधे उसके भारी हो जाते हैं, कलेजे पे जलन हो सकती है, सिर पे भारी हो जाता है, और ये भी तब है जब कोई शक्ति ज़्यादातर कंधों पे बैठ जाती हैं तो कंधे बहुत ज़्यादा भारी महसूस करते हैं। अच्छा। बॉडी थकान रहती है, शरीर टूटा टूटा रहता है। ये प्राथमिक लक्षण है जो किसी भी शक्ति के होते ही हैं लगभग। ओके। भूत लग जाए या प्रेत लग जाए, इन दोनों तीनों के एक मसान और होता है, उसमें भी ये पिंडलियां हमारे जो पैरों की रहती हैं, इन पिंडलियों पे भी जलन होती है, यहाँ दर्द होता है इस जगह पे, तो ये भी लक्षण भूत और प्रेत और मसान के माने जाते हैं। और तो मसान लक्षणों क्या से आप होता है जान सर? सकते हैं। मसान भी एक बहुत ही काली शक्ति होती है। पूरा ज़्यादातर ऐसा समझो जो व्यक्ति जल करके मर जाता है उस तरह से जो उसका स्वरूप बनता है वह स्वरूप मसान का स्वरूप होता है। पूरा एकदम काला, लाल आंखें होती हैं उसकी, और लगभग 10 से 12 फुट या 14 फुट की हाइट का रहेगा वो। इतना बड़ा कैसे हो जाएगा सर? शक्तियों की जो हाइट है वो हमारी हाइट से थोड़ी सी डबल ट्रिपल होती है। अच्छा। जैसे कई शक्तियाँ 40 फुट की होती हैं। 40 फुट? जिन्न जो होते हैं वो 80 फुट तक के होते हैं। और सच में होता है सर? हाँ, सच में ऐसा होता है। मरीद जो हैं वो पाए जाते हैं आपको 70 फुट तक की हाइट के। अच्छा। 70 से 120 फुट तक की हाइट मरीदों की पाई जाती है, जिन्नों की। उनसे ऐसे करके बातें करोगे। और मरीदों से ऊपर एक जिन्न होता है तलकोश। तलकोश जिन्न की जो हाइट है वो 120 फीट से शुरू होती है, ऊपर उसका पता नहीं, जितनी बड़े जिन्न होगा उतनी बड़ी उसकी हाइट होगी। जो बड़ा शब्द बोला जाता है कि कितनी बड़े देवता है तेरा, वो असल में उसकी हाइट को ही नापा जा रहा है। अच्छा। जितनी उसकी हाइट शक्ति की उतना ही उसकी शक्ति, उतनी उसकी पावर। 10 फुट का देवता है और 20 फुट का देवता है, तो उसमें से कौन से देवता की ताकत ज़्यादा होगी? जो 20 फुट वाला है। बड़ा कौन है? 20 फुट वाला। आप हाइट से इनको नाप सकते हो। केवल कुछ योनियाँ हैं, जैसे मुंजा हो गया। मुंजे छोटे बच्चे भी इतने बड़े रहते हैं, 2.5 फुट के। एक 1.5 फुटिया होता है। अच्छा। 1.5 फुटिये में ही 3 प्रकार पाए जाते हैं, एक 1.5 फुटिया, एक 2.5 फुटिया, एक 3.5 फुटिया। यानी कि ये फिक्स नपे हुए हाइट है इनकी। 1.5 फुट का मतलब है तो वो 1.5 फुट का ही रहेगा। और पूरे तरीके से सबसे शक्तिशाली योनि, मुंजे जैसी शक्तिशाली योनि होती है 1.5 फुटिया। अच्छा। वो भी है, लेकिन वो ज़्यादातर इंसान की जो हड्डियां हैं, बाहाँ या कपाल, उसमें सिद्ध किया जाता है, उसको रखना ही पड़ता है, अनिवार्य है। उसी में ही 1.5 फुटिये सिद्ध होते हैं, उसी से ही वो वर्क करते हैं। तो वो तामसिक से ही हो सकता है। ये सारी शक्तियाँ तामसिक हैं। 1.5 फुटिया है, एक बाबड़ा भूत होता है, ये भी गुजरात में बहुत चलता है, सबसे ज़्यादा गुजरात में इसकी भी बहुत वो रहती है मांग। अगर कोई घर पे ही है और हमारा पॉडकास्ट वो सुन रहा है इस टाइम पे, और उसको भी इसी तरीके का लग रहा है कि मेरे कंधे भारी हो रहे हैं या कुछ ऐसा वो सिम्टम्स अपने मैच कर रहा है, तो क्या घर पे रह करके भी वो अपने आप को ठीक कर सकता है? हाँ, ठीक कर सकता है, लेकिन अगर नॉर्मली कोई शक्ति होती है,
कई बार क्या होता है, भूत लगता नहीं है। असल में ऐसा होता है कि एक तरफ से आदमी आ रहा होता है, एक तरफ से भूत जा रहा होता है, और दोनों का कभी कभी टकराव हो जाता है। टकराव होने के बाद भूत अपने रास्ते चला जाता है, तो निकल गया आपकी बॉडी से। लेकिन उसके टकराने से जो आपका सूक्ष्म शरीर मैंने अभी बताया, तो सूक्ष्म शरीर के जो परमाणु है ना वो बदल जाते हैं। अच्छा। और स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर एक ही है। अगर स्थूल बीमार है तो सूक्ष्म बीमार हो जाता है, सूक्ष्म बीमार है तो स्थूल भी बीमार हो जाता है। तो जो सूक्ष्म शरीर उसका जो बीमार होता है, सूक्ष्म शरीर अगर बीमार हो गया तो बीमार हो गया। अब क्या होगा, अब स्थूल शरीर भी बीमार होगा। इसमें भी वही सारे लक्षण होंगे जो सूक्ष्म शरीर के अंदर घट रहे होते हैं। तो उस अवस्था में अगर आप कोई एक नींबू ले सकते हैं, नींबू लेने के बाद उसे सर से पूरा 21 बार उसार के अगर आप कहीं बाहर चौराहे पे फिकवा देते हैं तो वो चीज़ ठीक हो जाएगी, आपकी बॉडी को आराम पड़ जाएगा। आप कोई लड्डू ले सकते हैं, लड्डू को भी आप उसार करके आप कहीं पर भी छोड़ सकते हैं। उस अवस्था में क्या है, आपके पास प्रेत नहीं है, केवल आप डिसबैलेंस हो गए हो। अच्छा। या आप कोई भी आपके आसपास में कोई साधक को कोई भी हो तो आप उसके पास जाकर के भी आप अपना झाड़ा लगवा सकते हो, भगा दो सियाना हो, वो नॉर्मल एक झाड़ा देगा और आपके परमाणु जो है सेट कर देगा जो आपके बिगड़ गए हैं। तो क्या आत्मा किसी के शरीर में घुस के रह सकती है? हाँ, आत्माएं सारी शरीर में ही रहती हैं और अपना उनका शरीर रहता है। अगर वो किसी को कब्जे में लेना चाहती हैं तो किसी के भी शरीर के ऊपर आने के बाद वो पूरा कब्जे में ले लेती हैं। आत्माएं दो तरह से काम करती हैं। आजकल जो शरीर पे जो सवारियां खेलती हैं उसमें कई बार शक्ति पीछे खड़ी रहती है, पूरा शरीर पे नहीं आती। तो शरीर खेलता रहता है, आदमी बताता रहता है, उसमें आदमी को होश रहता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तब शक्ति पीछे खड़ी होकर काम करती है। लेकिन अगर वो शक्ति उसके शरीर पर पूरा हावी हो जाएगी तो व्यक्ति को पता नहीं रहेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब वो पूरा का पूरा वो बोलेगा जो वो शक्ति है, फिर इंसान नहीं बोलेगा। अगर मान लीजिए कि किसी यहाँ यूपी के बंदे के ऊपर अगर कोई भी बाहर से कोई शक्ति लग जाएगी या गुजराती प्रेत कोई आ जाता है तो वो गुजराती में ही फिर बोलेगा, गुजराती ही बात करेगा। वो होता है कि ये प्रेत पूरा आया है पूरी बॉडी पे। ओके, तो सर कोई एक्सपीरियंस है आपके पास, ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आपने फील किया हो और आपको ही उसने बहुत ज़्यादा मेहनत कराई हो उस शरीर को छोड़ने के लिए? नहीं, मेहनत तो खैर किसी ने नहीं कराई है ऐसी शक्तियाँ तो खैर नहीं आई हैं। पर एक नए केस के बारे में जो मैंने आपको पिछली एक वीडियो में बताया था कि एक ऐसी शक्ति आई थी, मुंबई के लोग थे वो, तो उन्होंने हिंदुस्तान में कई जगह जाके अपना इलाज करवाए, डॉक्टरों से भी उन्होंने इलाज करवाए और नेपाल भी गए वो किसी से मतलब तांत्रिकों के पास, तो उनका इलाज नहीं हो पाया। जब वो हमारे पास में आए तो उनके सर पे खेलता था, वो जिन्न था एक्चुअली में। तो वो ये कह रहा था कि मैं सब किताब से इस व्यक्ति के ऊपर लग गया हूँ, किताब से मैं आ गया। उसने कोई किताब पढ़ी होगी कहीं से और उसके कुछ मंत्र होते हैं उल जलूल, आजकल की जो किताबें हैं उनमें, तो उस मंत्रों से उनसे कोई शक्ति जागृत हुई या उसने की तो वो शक्ति उसको लग गई और वही उसे लगभग 4 साल से परेशान कर रही। अब जब वो हमारे पास आया तो जब हमने उसकी प्रॉब्लम्स देखी तो हमने उतारे, हम लोग ज़्यादातर खप्पर में अपना लेके उतारा करते हैं। तो जब उसने कहा कि मैंने किताब से लगाऊं तो हमने उसका उतारा भी किताब से ही किया है। तो पूरी हमने एक 1200 रुपये का इंद्रजाल मंगवाया, इंद्रजाल को लेकर के उसके ऊपर इत्र वगैरह लगाने के बाद उसको अच्छे से उतारा हमने किया और वो शक्ति चली गई तुरंत। हमारा जो भी इलाज होता है वो एकदम एक्चुअली होता है और तुरंत होता है। हमारे यहाँ पे ये नहीं है कि आपको 2 दिन लगेंगे या 5 दिन लगेंगे या 10 दिन लगेंगे या महीने भर में आपको आराम पड़ेगा। अगर मैंने आपका इलाज किया, अभी किया, तो अभी से ही आपको आराम है और लाइफ टाइम के लिए रहता है। अच्छा, तो सर आप देख के भी पहचान सकते हैं कि आपको कुछ लगा हुआ है? हाँ, देख के भी पहचान लेते हैं। तो क्या आपको क्या दिखता है, मतलब उस पर्सन के अंदर शक्तियाँ हैं, जैसे आपको देख रहे हैं ऐसे ही हमको भूत दिखते हैं। अच्छा, अगर मेरे अंदर कुछ होता तो आपको पता चल जाता? हाँ, हम राह चलते हुए भी भूत प्रेतों को कहीं पर भी भूत प्रेत में खड़े होते हैं, वो भी हमें दिख जाते हैं। तांत्रिक की दुनिया एक अलग है। आपको मैं एक मजे के लिए वो बता देता हूँ कि मान लीजिए कि तांत्रिक के लिए बता रहा हूँ कि तांत्रिक का फूफा जी एक्सपायर हो गए, समझिए बात, और वो फूफा जी के वहाँ पे गया है उनकी डेथ पे, जैसे लोग जाते हैं जी, तो सारे लोग उनकी फूफा जी की छाती पे पैर पटक रहे होते हैं, लेकिन फूफा जी आपकी बगल में खड़े होकर बीड़ी फूंक रहे होते हैं। आपको ये दुनिया ना पूरी अलग हो जाती है। आपको पता है कि फूफा जी यहाँ पे गिरे हुए हैं, मतलब वहाँ पे उनकी डेड बॉडी पे सारा रो रहे होते हैं लोग परिवार के, लेकिन फूफा जी आप देख सकते हैं फूफा जी को, तांत्रिक है, तो फूफा जी आपके पास में आकर के बीड़ी फूंक रहे होते हैं, बोलते हैं कि भाई वो चल रहा है सारा। तो ये दुनिया अलग हो जाती है पूरी, और ऐसा रियल में होता है।